हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो कि फिजिक्स आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों जनरल साइंस हैं। तो इस मतलब इस सब्जेक्ट से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स में हम आप लोगों को 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम आपका पिछली क्लास में हमारा अगर आप लोग देखे होंगे तो पिछली क्लास में हम आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण चैप्टर चालू किए हैं। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो इसके बारे में हम आपको पिछली कक्षा में बताए थे। ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि यह पृथ्वी पर पृथ्वी पर यह गुरुत्वाकर्षण काम करता है। पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड में एक कोई भी पिंड हो उस पर गुरुत्वाकर्षण जरूर होता है। और यह सबसे कमजोर बल होता है। यह सबसे कौन सा बल होता है? कमजोर बल होता है। इसलिए हमें इसका आभास नहीं होता है। यह सबसे कैसा कब बल होता है? यह सबसे कमजोर बल होता है। आप लोग देखे होंगे, कोई अगर पेड़ है तो उससे कोई फल गिरता है तो नीचे ही गिरता है। वो किसका उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण है। तो ये सब आप लोग को गुरुत्वाकर्षण की पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे। और इसमें और क्या हम आप लोग को बताए थे, इसमें हम आप लोगों को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे। मतलब सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की बात न्यूटन साहब ने ही बताए थे। और न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के थ्रू एक गुरुत्वाकर्षण बल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया। F बराबर क्या वो था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। F बराबर जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, जो एफ है ये कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है। और यहाँ पे जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। यह क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। जी आप लोगों को क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। और इसका मान कभी कभी पूछ लेता है, जो जी है इसका मान यह पूछ लेता है कि जी का मान कितना होता है। जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। कभी कभी यह एग्जाम में पूछ लेता है। यह गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। और यह जो मान है, यह जी का मान कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? यह मान हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने यह दिया था, कैपिटल जी का मान। और कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है, तो मात्रक आप लोग बताएंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। यह क्या होता है? कैपिटल जी का मान होता है। तो कैपिटल जी का मान कैसे निकलता है? तो अगर जी बराबर यहाँ आप लोग रखेंगे जी, तो यहाँ एफ आर स्क्वायर हो जाएगा अपान m1 इंटू m2। तो इसी से क्या होता है? कैपिटल जी का मान निकल आता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। और यह कौन से वैज्ञानिक ने इसका मान दिया था? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जी का मान मतलब बताया था न्यूटन साहब ने ही बताया था। और यह मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और एक होता है स्मॉल जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक आप लोग को हम बताए थे स्मॉल जी। यह गुरुत्वीय त्वरण होता है। यह क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। यह क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण होता है यह जी से, मतलब यह कैपिटल जी और स्मॉल जी में आप लोग को हम संबंध बताए थे। जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो कभी कभी संबंध पूछ लेगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताइए, तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m मतलब मास क्या होगा? द्रव्यमान अपान आर स्क्वायर। आर क्या है? यहाँ दूरी है।
तो यह क्या होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध होता है। और स्मॉल जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है स्मॉल जी का मान होता है। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में कभी कभी अंतर एग्जाम में पूछ लेता है। कैपिटल जी क्या होता है, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब पृथ्वी पर हर जगह ये इसका मान समान होगा, इसका मान समान होगा, लेकिन पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान हर जगह समान नहीं होगा, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान हर जगह समान नहीं होगा, हर जगह समान नहीं होगा। और यह एक सदिश राशि है। कैपिटल जी एक क्या होता है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है, कैपिटल जी क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन स्मॉल जी आपका क्या है, एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक यह होता है और इसका मात्रक ये होता है। और स्मॉल जी का मात्रक एक और होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताए थे एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। तो अगर जी बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, एफ अपान एम, एफ अपान एम, जहाँ एफ का क्या होता है न्यूटन और प्रति क्या होता है, ये मास है मतलब किग्रा, न्यूटन प्रति किग्रा क्या होता है, स्मॉल जी का मात्रक होता है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन प्रति किग्रा, या किसका मात्रक होता है, स्मॉल जी का मात्रक होता है। और आप लोग को हम क्या बताए थे कि और आप लोग ध्यान दीजिएगा, और हम आप लोग को अगली क्लास में और क्या बताए थे, जो स्मॉल जी होता है, जो स्मॉल जी होता है, यह पृथ्वी पर हर जगह लमसम एक जगह काम करता है, मतलब लमसम मतलब हर जगह एक, चाहे वह हल्की, वह हमारे कहने का मतलब यह है, जैसे आप वस्तु का कोई दो द्रव्यमान, कोई एक वस्तु मतलब दो द्रव्यमान की दो वस्तु ले लीजिए, एक 5 केजी ले लीजिए, एक 10 केजी, एक 5 केजी और एक 10 केजी ले लीजिए, यह क्या है, वस्तु का कोई द्रव्यमान है। अगर इसे आप एक समान ऊंचाई से गिराएंगे, एक मतलब एक समान ऊंचाई से गिराएंगे, एक मान लीजिए ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, एक समान हाइट से हम इसको क्या कर रहे हैं, गिराएंगे, तो इस पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो जी है, दोनों पर एक समान काम होगा, दोनों पर क्या होगा, एक समान काम करेगा। और दोनों पर एक समान काम करेगा तो दोनों वस्तु एक साथ गिरेंगी, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, उसमें क्या हो जाना होगा, उसमें एयर की एब्सेंट होगी, मतलब एयर वायु क्या क्या होगा, एब्सेंट होगा, वायु इसमें क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा, मतलब कोई इस पर बाहरी बल कार्य न करे। अगर कोई बाहरी बल कार्य कर देगा तो ये इसका मान बदल जाएगा। अगर एक मतलब ये अगर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा तो स्मॉल जी अगर क्या होता होगा कि एक समान हाइट से दो वस्तु को गिराया जाएगा जो अलग अलग द्रव्यमान की हैं, या पृथ्वी पर एक एक मतलब कि एक समान एक साथ गिरेंगी, पृथ्वी पर क्या होगा, एक साथ गिरेंगी, और दोनों द्रव्यमान पर स्मॉल जी का मान क्या होगा, एक समान होगा, इस पर स्मॉल जी का मान क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन यह कब काम करता है, यह आपके एयर क्या होगा, एब्सेंट होगा। एयर एब्सेंट होने का मतलब यह है कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। यह एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारी वस्तु और हल्की वस्तु दो वस्तुएं हैं, उसमें स्मॉल जी का मान समान होता है कि है नहीं होता है, तो उसमें क्या आप लोग बताएंगे, स्मॉल जी का मान समान होता है। तो और आप लोग को हम अगली क्लास में क्या बताए थे, और आप लोग को हम यह बताए थे कि स्मॉल जी का मान भूमध्य और ध्रुवों पर अलग अलग होता है। कैसे, जैसे यह एक पृथ्वी कैसी दीर्घ वृत्ताकार होती है, तो यह पृथ्वी का केंद्र है, और ये जो बीच वाला होता है यह भूमध्य होता है, यह कैसा होता है, भूमध्य है, इक्वेटर होता है, यह क्या होता है, इक्वेटर या भूमध्य। और यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल आप लोग को बताए थे, या ध्रुव भी बोल सकते हैं या पोल्स भी बोल सकते हैं, इसे ध्रुव भी बोल सकते हैं, ध्रुव और ध्रुवों, और या इसको इक्वेटर भी बोल सकते हैं, इक्वेटर। तो इसमें क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अभी हम क्या बताए थे, स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी अपान एम अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी प्रोपोर्शनल करके 1 अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे मतलब जी और एम को हटा दिया जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप आर का मान को बढ़ाएंगे, अगर आर का मान हम बढ़ाते हैं तो जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वह विपरीत है, यह क्या है, विपरीत है, मतलब आर का मान अगर बढ़ेगा, आर का मान अगर यहाँ पे हम बढ़ा देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। अगर r का मान हम क्या होगा घटाएंगे तो g का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, g का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि g और r एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, या g और r क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, इसी प्रकार जो ध्रुव है यह क्या है त्रिज्या है, या इसकी क्या है केंद्र, या पृथ्वी इसकी त्रिज्या है। जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या होती है वह ध्रुवों से लंबी होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या होती है वह ध्रुवों से लंबी होती है। इसको मान लीजिए स्मॉल आर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। तो ये जो एक कैपिटल आर, जो भूमध्य रेखा है यह किससे लंबी है ध्रुवों से है, मतलब भूमध्य रेखा पर आर का मान अधिक होगा, आर का मान अधिक होगा तो जी का मान क्या होगा न्यूनतम होगा। भूमध्य रेखा पर जब आर का मान क्या होगा अधिक होगा तो जी का मान क्या होगा न्यूनतम होगा। लेकिन अगर यही पोल्स की बात की जाए, ध्रुव की बात की जाए, इसकी त्रिज्या किसकी, इन दोनों की मतलब इन दोनों के सापेक्ष की बात की जा रही है, तो यहाँ आर का मान क्या है कम है, किससे कम है भूमध्य रेखा की त्रिज्या से कम है। तो पोल्स पर क्या होगा जब आर का मान क्या होगा कम होगा तो जी का मान क्या होगा अधिक होगा। जब आर का मान कम होगा तो जी का मान क्या होगा अधिक होगा, जब आर का मान अधिक होगा तो जी का मान कम होगा। यहाँ मतलब भूमध्य और ध्रुव की बात की जा रही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा पर मतलब जी का मान कम होता है अधिक होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के त्रिज्या की लंबाई ध्रुवों की लंबाई से अधिक होती है, और ध्रुवों की अगर त्रिज्या देखा जाए तो भूमध्य रेखा से छोटी होती है। और यह कितना लंबी होती है, भूमध्य रेखा की लंबाई 21 किलोमीटर अधिक लंबी है, 21 किलोमीटर अधिक लंबी है। किससे लंबी है, पोल्स ध्रुव से लंबी होती है। तो पहला क्या होता है, पहला आप लोग को हम बताए थे कि ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान क्या होगा मैक्सिमम होगा। मतलब मैक्सिमम मतलब आप महत्तम बता सकते हैं, मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम होगा। और भूमध्य रेखा पर क्या होगा न्यूनतम होगा, भूमध्य रेखा पर क्या होगा न्यूनतम होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, भूमध्य रेखा पर मिनिमम होगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप बता देंगे भूमध्य रेखा पर क्या होता है स्मॉल जी का मान क्या होता मिनिमम होगा, और ध्रुवों पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। और आपको हम क्या बताए थे, और दूसरा क्या बताए थे कि आप पृथ्वी से, अगर आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट मतलब पृथ्वी से अगर हाइट पृथ्वी से क्या हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर की तरफ, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें स्मॉल जी का मान घटेगा। क्या होगा घटेगा, इसमें स्मॉल जी का मान घटेगा। तो आप लोग को हम इक्वेशन बताए थे कल, जी बराबर क्या होगा कैपिटल जी अपान एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको यूनिवर्सली, क्योंकि यह नीचे वाला यूनिवर्सली है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एम को कांस्टेंट मानते हैं, जी एम को हम क्या मान ले, एम को द्रव्यमान को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जी तो कांस्टेंट है ही, तो आप ऐसे भी इक्वेशन को बना सकते हैं। तो आप लोग को भी हम बताएं ये यूनिवर्सली है, मतलब ये नीचे का मान अगर बढ़ेगा तो ये जी का मान क्या होगा कम होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ आर है, आर में कुछ और मतलब एक मतलब यह आर है, मतलब आर त्रिज्या जो उसका मेन मान है उसमें हम कुछ मान में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब हाइट में हम क्या कर रहे हैं वृद्धि कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा इसका मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा और जी का मान घटेगा, इसलिए पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा घटेगा। मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा कम होगा। और आप लोग को हम बताए थे पृथ्वी से नीचे भी जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी से अगर आप नीचे की तरफ भी जाएंगे, पृथ्वी से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे उसमें भी क्या होगा जी का मान क्या होगा घटेगा, जी का मान क्या होगा घटेगा। उसमें हम आप लोग को इक्वेशन बताए थे जी डैश बराबर जी कोष्टक में 1 माइनस एच अपान आर। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं हम पृथ्वी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, पृथ्वी के हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मानते हैं यहाँ केंद्र है, पृथ्वी के हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम पृथ्वी के ये आर मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ देखिए हमेशा इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में पृथ्वी से बात होगी तो पृथ्वी का त्रिज्या मतलब आर का आप लोग समझिएगा पृथ्वी की त्रिज्या है। मान लेते हैं हम
आर त्रिज्या मतलब आर पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हम पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, तो हमें एच बराबर क्या मिलेगा, आर। एच बराबर आर, क्योंकि हम पृथ्वी के बराबर की त्रिज्या के हम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ एच बराबर आर होगा। तो एच डैश बराबर जी डैश बराबर, यहाँ आप मान रखेंगे आर अपान आर, एच का मान रखेंगे तो आर अपान आर, आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी, यहाँ 1 - 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं 0 हो गया, तो कौन अधिक है, ये तो अधिक है, ये कम हो गया, तो यह पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। और हम आप लोग को क्या बताए थे कि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति क्या कर मतलब यह होता है, वो अपना खुद का चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगाता है। तो जो स्मॉल जी का मान होता है वह इनवर्सली होता है घूर्णन गति के, वह घूर्णन गति के क्या होता है, विपरीत होता है, घूर्णन गति के विपरीत होता है, घूर्णन गति के विपरीत होता है। लेकिन यह कहाँ, यह केवल भूमध्य पर काम करता है, यह कहाँ काम करता है, भूमध्य पर, ध्रुवों पर नहीं होता है। ध्रुवों पर जो घूर्णन गति करेगा तो जी का जो मान होगा वह समान ही होगा, चाहे कम हो चाहे अधिक हो। और जो भूमध्य है, जो जी का मान बदलेगा केवल किस पर बदलेगा, भूमध्य पर बदलेगा। मान लेते हैं यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यह इधर मान लेते हैं घूर्णन गति है, यह क्या है, घूर्णन गति। घूर्णन गति, पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति को कर रही है, मतलब ऐसे 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 घूर्णन गति वह अपने ऐसे करेगी। तो जब वह गति करती है तो हम बताएं इसको विपरीत होता है, मतलब घूर्णन गति का मान अगर बढ़ेगा, घूर्णन गति का मान अगर बढ़ेगा तो जो स्मॉल जी का मान है वह क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यह इसके विपरीत है, यह क्या है, इसके विपरीत है। मतलब घूर्णन गति का मान अगर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, घूर्णन गति का मान लेते हैं बढ़ते 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 वह घूर्णन गति बढ़ा रहा है, मतलब पहले 10 के स्पीड से जा रहा था 20 के स्पीड से जा रहा है, मतलब को अपना स्पीड को बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आता है घूर्णन गति अपना 17 गुना वेग अधिक कर लेता है, कितना गुना, 17 गुना अधिक वेग कर लेता है। उस समय क्या होता है, जी का मान 0 हो जाता है, उस समय जी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब जी का मान 0 हो जाएगा तो कोई भी वस्तु क्या होगी, भारहीन हो जाएगी, वह अपना जो वजन है वह महसूस शून्य समझेगी। तो यहाँ जी का मान है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई अगर घूर्णन गति पृथ्वी करती है और वो अपनी 17 गुना वेग को बढ़ा देता है तो जी का मान वहां कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो मतलब घूर्णन गति में क्या होगा, अगर घूर्णन गति अधिक होगी, आप लोग पिछली क्लास में हम आप लोग को बताए थे, जो न देखे हो क्लास जाके देख लीजिएगा, अगर घूर्णन गति को आप बढ़ाएंगे तो जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर आप घूर्णन गति को आप क्या कर रहे हैं, कम करेंगे तो जी का मान क्या होगा, अधिक होगा, जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए थे। और आप लोग क्या बताए थे, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। अगर हम बात करें, अगर हम द्रव्यमान के सापेक्ष बात करें, अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो जी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यह क्या है, इसको समानुपाती है, मतलब एम बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनता है और यहाँ से आप लोग इसको आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो इससे कुछ रिलेटेड आप लोग को हम पिछली क्लास में बता दिए हैं। तो आज हम चलते हैं, आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक देखिएगा क्या होगा इसमें। नया टॉपिक आपका उपग्रह, नया टॉपिक आपका क्या है, उपग्रह, सैटेलाइट। यह क्या है, सैटेलाइट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट क्या है। आप लोग, या पृथ्वी है, पृथ्वी के आप लोग चंद्रमा, रात में चंद्रमा देखते होंगे। चंद्रमा एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह, यह क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर यहाँ एक चंद्रमा दिख रहा होगा, यह क्या है, मून मतलब चंद्रमा है। यह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब यह होता है किसी भी ग्रह, पृथ्वी क्या एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उस ग्रह का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। मान लेते हैं कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वह एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। यह मान लेते हैं अर्थ है, यह क्या है, अर्थ है। मतलब
यह जो मून है, चंद्रमा है, वह किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का लगाता है। तो किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे चंद्रमा आप लोग देखिए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, और यह एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है चंद्रमा कैसा उपग्रह है? आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है या आपका प्राकृतिक उपग्रह है। और आप लोग जानते होंगे जो चंद्रयान छोड़े जाते, मतलब आप लोग देखे होंगे कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है, हर समय इसरो द्वारा कोई ना कोई प्रयोग किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, एक कृत्रिम उपग्रह भी छोड़ा जा सकता है। अब मतलब अब क्या होता है, अब कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ा जाता है, जो लगातार पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमा करके जो पृथ्वी पर क्या घटित हो रहा है, आप लोग मैपिंग देखते होंगे, मैप जैसे खोल के देखते हैं, वह किसका, वह कैसे कार्य करता है, वह एक उपग्रह सैटेलाइट के थ्रू ही आप लोग जो मैप देखते हैं वो देख सकते हैं। सैटेलाइट के थ्रू आप लोग टेलीविजन देख सकते हैं। यह वो कैसा उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह है। तो इस कृत्रिम उपग्रह या उपग्रह को एक नियमित, उसको अगर साइंटिफिक भाषा में देखेंगे तो कुछ उसमें साइंटिफिक रीजन है, क्या उसका वेग होगा, क्या कैसे वो निर्धारित, उस पर क्या काम करती है, तो उसी से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कि थोड़ा आपको टॉपिक उसमें मिलेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए आप लोग को भी हम क्या क्या बताएं, उपग्रह। अब तो उपग्रह जैसे चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। आप लोग सोचिए चंद्रमा कभी पृथ्वी पर क्यों, ये तो इसको बाहर के तरफ और काम, उसके बाहर के तरफ काम कर रही है, लेकिन क्यों वह गिरती नहीं, क्यों गिरती नहीं, तो क्यों नहीं गिरती है, वह कुछ अपना वह कुछ अपना क्या करता है कि एक साइंटिफिक, मतलब कि एक उस पर उसका ना वेग होना चाहिए, उसना उतना कंडीशन होना चाहिए, इसलिए वो कभी गिरती नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जो उपग्रह होता है उसमें एक कच्छी वेग होता है, आर्बिटल वेलोसिटी, आर्बिटल वेलोसिटी। आप लोग ध्यान दीजिए, किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर, किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए एक आवश्यक वेग किया होगी, उसको क्या बोला जाता है, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप लोग सोचिए चंद्रमा किसकी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का लगा रहा है, लेकिन वह एक जो चक्कर लगाता है तो उसमें कुछ चाल होगी, उसको चाल क्या बोली जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली जाएगी, कक्षीय वेग बोली जाती है। तो उसको एक वेग चाहिए, उसी वेग से वह क्या करती है, चक्कर लगाती है, उस वेग का क्या नाम है, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये देखिए क्या अर्थ है, ये देखिए इसके सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ क्या कर रहा है, सैटेलाइट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसको देखिए यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये कौन सा वेग है, कक्षीय वेग है। तो इसमें देखिए क्या होता है, कक्षीय वेग में पृथ्वी के काफी निकट, पृथ्वी के काफी निकट, पृथ्वी के काफी निकट कक्षीय वेग, यहाँ अच्छी लिखने या कच्ची होगा, पृथ्वी के काफी निकट कक्षीय वेग का एक सूत्र दिया गया, क्या दिया गया सूत्र, वी नॉट मतलब वी, यहाँ वी ओ मतलब ऑर्बिटल है, वी ओ नॉट अंडर रूट में जी इंटू कैपिटल आर। जो इसका सूत्र होता है वी ऑर्बिटल बराबर, यहाँ वी ऑर्बिटल है, वी बराबर अंडर रूट में जी आर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वी ऑर्बिटल बराबर अंडर रूट में जी आर, यह किसका फार्मूला होता है, या कक्षीय वेग का फार्मूला होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कक्षीय वेग का फार्मूला क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, तो आप लोग बताएंगे वी ऑर्बिटल बराबर अंडर रूट में स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ जो कैपिटल आर है, मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या है, या जो कैपिटल की आर क्या है, एक पृथ्वी की त्रिज्या है, और स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो कैपिटल आर है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हैं आर, मतलब यह समानुपाती है आर के, मतलब कक्षीय जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वह पृथ्वी के त्रिज्या के समानुपाती है। मतलब आर का मान बढ़ेगा, मतलब त्रिज्या का मान बढ़ेगा, तो वेलोसिटी का मान भी बढ़ जाएगा, मतलब कक्षीय वेग का मान भी बढ़ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान भी बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या घटेगा तो वेलोसिटी का मान, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान घट जाएगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो यह किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के त्रिज्या पर, मतलब जो उपग्रह है, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है, देखिए यह मान लेते हैं पृथ्वी है, इसकी एक त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ यह सेट
उपग्रह है या क्या है, उपग्रह है। यहाँ से इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, और यहाँ से मान लेते हैं एच। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी से मान लेते हैं हम पृथ्वी से कोई सैटेलाइट उपग्रह छोड़ रहे हैं, एक कृत्रिम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, तो वह इससे पृथ्वी से बाहर निकलेगी तो उसको एक वेग चाहिए। उस वेग के बाद अगर वो निकल जाएगी तो वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। वह उसी वेग से इस पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर काटेगा। वही जो वेग होगा उसको क्या कहेंगे, कक्षीय वेग कहते हैं। तो यह भी बराबर ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में g इंटू कैपिटल R। और यहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या आप लोग जानते होंगे 6400 किलोमीटर होता है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है। और स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम भी नॉट में यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल जी के अंतर्गत ये मान रखेंगे तो हमें रखेंगे तो वी नॉट बराबर हमें क्या मिलेगा, वी नॉट बराबर मतलब वी ऑर्बिटल बराबर हमें क्या मिलेगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या आप इसे बोल सकते हैं या बराबर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब यह है, अगर कोई उपग्रह है, कोई हम उपग्रह को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं पृथ्वी से, तो उसमें क्या होगा, हम उस 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से वह जब पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए उसे कितना वेग चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब मान लेते हैं जैसे कोई पृथ्वी है, अभी आप लोग को क्या बताएं, यहाँ यह पृथ्वी है, पृथ्वी से मतलब कि पृथ्वी से थोड़ा सा मतलब इतना यहीं से ही बाहर निकलने के लिए आपको 8 किलोमीटर पर सेकेंड आपको वेग चाहिए। अगर उससे कम नहीं होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग मतलब 8 किलोमीटर पर सेकेंड से आपका वेग कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं जा पाएंगे, आप गिर जाएंगे। आपका कितना वेग होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के लिए जो कक्षीय वेग है वह कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए द्रव्यमान पर निर्भर उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह त्रिज्या के एक कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह का वेग समान होता है। क्यों, यह त्रिज्या पर निर्भर करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कक्षीय वेग केंद्रीय पिंड के कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केंद्रीय पिंड मतलब यह है, केंद्रीय पिंड कौन सा है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है या क्या है, केंद्रीय पिंड है, तो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखिए कैपिटल आर पर निर्भर करता है। और मौत का कुआं, आप लोग बहुत बड़े बड़े मेले में जाएंगे, मेले में आपको मौत का कुआं देखने को मिलेगा। मौत का कुआं भी एक कक्षीय वेग का उदाहरण है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे होता है। आप लोग मौत का कुआं देखे होंगे। मौत के कुएं में क्या होता है, ऐसे आप बना रहता है। मौत का कुआं आप लोग देखेंगे, कक्षीय वेग का उदाहरण है, आप लोग को हम बताते हैं। देखिएगा कैसा ये उदाहरण है। देखिए मौत का कुआं ऐसे बनता है, तो इसमें क्या होता है, कोई एक जो कुएं में मतलब मौत के कुएं में जो कोई मान लेते हैं मौत का कुआं है, इस पर कुएं में क्या होगा, कोई बाइक लेके कोई स्टंटबाजी करेगा, तो वह क्या होगा, अपने बाइक को ऐसे मतलब सर्कुलर मतलब ऐसे घुमा के ऊपर तक जाता है, फिर वह नीचे चला आता है। तो यहाँ देखेंगे तो आप एक यहाँ गोला बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा यार। तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी, उसकी क्या होगी, कुछ त्रिज्या होगी। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 10 मीटर, इसकी त्रिज्या 10 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है, 10 मीटर। मौत के कुएं की त्रिज्या क्या है, 10 मीटर है। तो आप त्रिज्या बराबर मान लिए 10 मीटर। और जी का मान आप लोग जानते हैं, पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या आप इसे बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड भी आप मान सकते हैं। लमसम 10 आप मान लीजिए। और भी नॉट बराबर भी ऑर्बिटल बराबर क्या होगा, अंडर रूट में g इंटू आर। तो आप इसमें मान रखेंगे 10 इंटू 10, तो आपको यहाँ मान क्या आ जाएगा, भी ऑर्बिटल बराबर क्या मिलेगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वह कितना होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई जो बाइक और जो स्टंटबाजी कर रहा है, जो इस मौत के कुआं में जो स्टंटबाजी कर रहा है, उसका वेग
10 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से नहीं होना चाहिए। अगर वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर उसका वेग कम हुआ तो वह नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब कोई मौत कुआं में स्टंट करता है तो स्टार्टिंग में देखेंगे वो मतलब कि एकदम यहाँ निचले सतह पर ही वह कितनी बार वो चक्कर लगाता है। कितनी बार चक्कर लगाने का मतलब वह है, पहले वो अपनी वेग को एक मतलब वेग को जो अनुमानित एक मानक जो वेग है वह उतना प्राप्त कर लेगा। जब मान लेते हैं वह 10 मीटर पर सेकंड यहाँ तल पर प्राप्त कर लेगा, जब यहाँ 10 तल पे 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, अब अपना वेग बढ़ाते जाएगा, अपना वेग बढ़ाते हुए आपको यहाँ तक पहुंच जाएगा। और 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ जैसे ही कम हुआ वह नीचे गिर जाएगा। मतलब यह हुआ 10 मीटर पर सेकंड से क्या होना चाहिए, से अधिक ही होना चाहिए। मौत के कुआं में जो आप लोग देखते हैं स्टंटबाजी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होगा, अधिक ही होना चाहिए। तो यह कच्ची वेग का ही उदाहरण है। जो मौत का कुआं है किसका उदाहरण है, कच्ची वेग का ही उदाहरण है। तो चंद्रमा का किसका कच्ची वेग ही, वह एक कच्ची वेग से ही पृथ्वी का मतलब उपग्रह ही वह चक्कर लगा रही है। तो कच्ची मतलब न्यूनतम कच्ची वेग कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए, तभी आप पृथ्वी से बाहर निकल सकते हैं। तो आपका यह था कच्ची वेग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कच्ची वेग क्या होता है। तो अब वेग को प्राप्त कर लिया, लेकिन अब वेग को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ समय भी लगेगा। क्या होगा, वेग को प्राप्त करने के लिए उसको कुछ समय भी लगेगा, जिसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल। यहाँ परिक्रमण होगा, उपग्रह का परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का, जैसे उपग्रह है चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह ही है, और वह पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। एक चक्कर यहाँ से चली, मान लेते हैं अर्थ है, आपका पृथ्वी है और यह आपका मून है, यह इसका पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। एक चक्कर आने में इसे जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल बोलेंगे, उसको परिक्रमण काल बोलेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, परिक्रमण काल टी बराबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टी बराबर 2 पाई कैपिटल आर अपान जी, कैपिटल आर अपान जी, और यह अंडर रूट में कैपिटल आर अपान जी होगा, फिर कोष्टक में 1 प्लस थोड़ा सा 1 प्लस एच अपान जी अपान 3/2। यहाँ आपका आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है परिक्रमण काल का फार्मूला, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी बराबर 2 पाई आर अपान जी, कोष्टक में 1 माइनस एच अपान आर, इसके 3/2। यह किसका फार्मूला होगा, यह परिक्रमण काल का फार्मूला होगा, टी बराबर, यह किसका फार्मूला होगा, परिक्रमण काल का, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आर अपान स्मॉल जी, कोष्टक में 1 माइनस एच अपान आर, और इसके पावर 3/2। आप लोग को कच्ची वेग का फार्मूला क्या बताए थे, वी ऑर्बिटल बराबर अंडर रूट में जी आर, किसका फार्मूला है, कच्ची वेग का। और यह परिक्रमण काल का फार्मूला है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में कैपिटल आर अपान जी, कोष्टक में 1 माइनस एच अपान आर का मतलब 3/2। यह किसका फार्मूला है, परिक्रमण काल का। मतलब वो एक चंद्रमा एक चक्कर में कितना समय लगाएगी, ये इसके लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं। और परिक्रमण काल का समीकरण में जी और आर, आप लोगों को क्या बताए, समीकरण क्या बताए थे, टी बराबर 2 पाई और अंडर रूट में कैपिटल आर अपान जी, कोष्टक में 1 माइनस एच अपान आर का होल 3/2। इसके अंतर्गत आप लोग जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है 6.8 मीटर रखेंगे, और एच बराबर 0 रखने पर, एच बराबर 0 का मतलब यह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे पृथ्वी है,
पृथ्वी के बाहर क्या कर रहा है, यह उपग्रह चक्कर लगाएगा। तो पृथ्वी के ठीक ही बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ ठीक ही यहाँ बाहर निकलेगा, तो यहाँ H है, ठीक ही यहाँ तक तो R था, लेकिन जैसे ही यहाँ थोड़ा सा गया तो यहाँ आप H पाएंगे, मतलब H बराबर यहाँ हम 0 मान लेंगे, तो H बराबर 0 मान लेंगे, तो T का हमें मान कितना निकल के आएगा, 84 मिनट। तो T का मान है हमें कितना निकल के आएगा, 84 मिनट। आपको इतना आना चाहिए, मतलब कि आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, T बराबर यह पूछेगा कितना मिनट होना चाहिए, 84 मिनट। किसी भी सैटेलाइट को परिक्रमण पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 84 मिनट लगेगा। और उसका वेग कितना होगा, कक्षीय वेग कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। यह अति निकट, यहाँ देखिए पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने के लिए उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा, 84 मिनट होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए आपको क्या बताया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में r अपान जी, तो आप यहाँ त्रिज्या और हाइट पर निर्भर करता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई का मतलब यह है, आप पृथ्वी से बाहर निकलेंगे, आप पृथ्वी है, पृथ्वी से जितना बाहर निकलेंगे आपको उतना समय लगेगा, लेकिन एक अनुमानित राशि है, पृथ्वी से ठीक ही बाहर निकलने के लिए आपको कितना समय लगेगा, 84 मिनट आपको लगेगा। कितना समय लगेगा, 84 मिनट लगेगा। यहाँ देखिए परिक्रमण काल से पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर जाएगा उतनी अधिक दूरी, उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होगा। यह मतलब यह इसकी बात यह है, उपग्रह किस पर निर्भर करता है, हाइट पर निर्भर करता है, और जितना वह दूर जाएगा, जितनी हाइट वो प्राप्त करेगी उतना उसको समय लगेगा, मतलब उसका उतना ही परिक्रमण काल होगा। और पृथ्वी से ठीक ही बाहर निकलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 84 मिनट होता है। तो आप लोग, हमें ऐसा होगा आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को हमारा क्लास बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग हमारे क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कक्षीय वेग और परिक्रमण काल। तो चलिए अगला टॉपिक आपका देखते हैं क्या है। अगला आपका है पलायन वेग। अगला आप लोगों का क्या है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ये यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पलायन वेग से आना ही आना होता है। अब पलायन वेग क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पृथ्वी से कक्षा बाहर निकलने के लिए आपको कक्षीय वेग चाहिए था, अब उससे भी बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब सैटेलाइट से भी वो बाहर निकलने के लिए आपको पलायन वेग चाहिए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। उसका यह क्या काम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर आप लोग जानते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र काम करता है। तो गुरुत्वीय जो उपग्रह है आपका, उपग्रह जो है आपके गुरुत्वीय क्षेत्र में ही काम करता है। जो उपग्रह है वो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र में ही काम करता है, और अगर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, मतलब यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो उसको कौन सा वेग प्राप्त करना होगा, उसको पलायन वेग को प्राप्त करना होगा। और पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप सोचिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर आप प्राप्त कर पाएंगे तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएंगे। पृथ्वी से कक्षा से बाहर निकलने का मतलब यह है कि आप लोगों को वहां पे जो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम करता है उससे भी बाहर निकल जाएंगे। और पलायन वेग का फार्मूला होता है VE बराबर अंडर रूट में 2GR। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VE बराबर प्रोपोर्शनल अंडर रूट में मान लेते हैं R। यहाँ देखिए R का मान बढ़ेगा तो पलायन वेग का भी मान बढ़ेगा। R क्या है, R आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो आपको पलायन वेग का मान भी यहाँ बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ेगा तो पलायन वेग का मान भी बढ़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिए। अब कैसे 11.2 किलोमीटर आया है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड देखिएगा, तो VE बराबर क्या होगा आप लोग को भी बताए, अंडर रूट में, यहाँ देखिए अंडर रूट में 2GR कैपिटल R। तो आप लोग जानते हैं G का मान कितना होता है, G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या यह आ रहा है पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। आप इसे 6400 किलोमीटर बोल सकते हैं या 6.4 गुणे 10⁶ मीटर, 10⁶ मीटर आप इसे बोलेंगे। तो आप यहाँ मान रखेंगे भी ई बराबर आप मान रखेंगे तो अंडर रूट में 2 जी का मान कितना है 9.8 और आर का मान कितना है पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6.4 गुणे 10⁶ तो यहाँ आप इसको हल करेंगे तो भी ई बराबर आपका आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह किसका वेग है, यह पलायन वेग का वेग है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, वह चक्कर लगाते लगाते ये समय ऐसा आएगा कि अपना वेग अगर वह 11.2 किलोमीटर को प्रति सेकंड को प्राप्त कर पाएगी तो वह पृथ्वी की कक्षा से मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र से वह क्या होगी, पृथ्वी से बाहर तो निकल रही है लेकिन तो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी तो वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी। यह आपका क्या है पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कर जाए, वो आपका क्या होता है, वह पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, वो आपका क्या होता है पलायन वेग होता है। और पलायन वेग भी ई बराबर क्या होगा अंडर रूट में 2gr। और वेलोसिटी वेग बराबर अभी आप लोग को क्या बताया ऑर्बिटल वेग बराबर, ऑर्बिटल वेग बराबर आप लोग को बताए थे अंडर रूट में g इंटू आर, अंडर रूट में क्या आप लोग को बताए थे g इंटू आर, अंडर रूट में g इंटू आर। यह किसका वेग है ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग का, और यह किसका फार्मूला है पलायन वेग का भी ई बराबर अंडर रूट में 2gr। और देखिए अगला पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान और पिंड के प्रक्षेपित करने की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। जो पलायन वेग है, पलायन वेग आप लोग को भी फार्मूला हम क्या बताए वी ई बराबर अंडर रूट में 2gr। तो इसमें देखिए द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है तो द्रव्यमान और पिंड की द्रव्यमान और पिंड की प्रक्षेपित दिशा मतलब वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। सबसे ज्यादा पलायन वेग बृहस्पति ग्रह का होता है। मतलब यह है आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य अपनी जगह पर स्थित होता है और सूर्य के चारों तरफ जो 7 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। मतलब यहाँ और जिसकी त्रिज्या अधिक होगी, यहाँ देखिए भी मतलब त्रिज्या जितनी अधिक होगी पलायन वेग उतना ही अधिक होगा, पलायन वेग उतना ही अधिक होगा जिसकी जितनी अधिक त्रिज्या होगी। तो पृथ्वी का पलायन वेग अगर पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग आपको कितना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर वही चंद्रमा पे पलायन वेग मतलब चंद्रमा की सतह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होगा, पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या किस पर बात हो रही है चंद्रमा पर पलायन वेग की बात हो रही है। मतलब त्रिज्या अधिक होने पर पलायन वेग अधिक होता है, जो त्रिज्या होगी वह त्रिज्या अधिक होने पर पलायन वेग आपका अधिक होगा। यह द्रव्यमान और पिंड पर निर्भर नहीं है और सबसे ज्यादा पलायन वेग बृहस्पति को होगा, उसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होती है और जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका पलायन वेग क्या होगा आपका कम होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए पलायन वेग कक्षीय वेग में संबंध, पलायन वेग और कक्षीय वेग मतलब स्कोप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में संबंध। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे संबंध तो आप लोग बताते हैं कैसे निकलता है। देखिए v ऑर्बिटल बराबर आप लोग को क्या बताए थे अंडर रूट में g इंटू आर, और वेलोसिटी वेग बराबर वेलोसिटी वाला मतलब कि पलायन वेग का आप लोग को क्या बताए थे वी ई बराबर अंडर रूट में 2gr। तो देखिए अगर आप इसका मान रखेंगे तो वी ई बराबर क्या होगा अंडर रूट में 2v, मतलब पलायन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। मतलब पलायन वेग यहाँ देखिए आपका निकल के आया गया है वी ई बराबर अंडर रूट में 2v0, पलायन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। पलायन वेग क्या होगा कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है, तो आप लोग बोलेंगे पलायन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह की चाल, अगर किसी ग्रह की चाल मतलब कोई पृथ्वी पर कोई आप लोग ग्रह पृथ्वी से बाहर यहाँ चक्कर कर रही है और वह उसकी जो आप लोग कक्षीय वेग कितना आप लोग को बताए 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 7.9
किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से वह चक्कर लगा रही है लेकिन वह अपनी वेग को √2 गुना बढ़ा देती है, अगर वह इसकी वेग √2 गुना से गुणा कर देंगे तो यह क्या प्राप्त कर लेगी, ये आपका पलायन वेग को प्राप्त कर लेगी। पलायन वेग का मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब यह इतने वेग को प्राप्त कर लेगी तो वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। यही आपका क्या है, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। तो आप लोग को हम आज का आपका क्लास यहीं तक है। तो आज हम आपको क्या बताएं, उपग्रह 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 क्या होता है, पृथ्वी के बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। तो उसका कुछ मानक है, जिस प्रकार चंद्रमा एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। उसमें आप लोग को हम क्या बताएं, कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसमें क्या होता है, आप लोग को बताए थे, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है इसका मान कितना होता है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब पृथ्वी से बाहर जाने के लिए आप लोगों को, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, यह देखिए, किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के स्थापित करने के लिए उसे कुछ आवश्यक वेग, उसको कुछ वेग की आवश्यकता होगी, वो आपका क्या है, कक्षीय वेग है। और कक्षीय वेग आप लोग को क्या बताए, कक्षीय वेग क्या होगा, v √√g r, कैपिटल R। यहाँ R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, स्मॉल g क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड का मान रखेंगे और पृथ्वी की त्रिज्या आपकी कितना होती है, 6400 किलोमीटर होती है। जब इसका मान रखेंगे तो हमें वेग की प्राप्त होगी और वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। और यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह त्रिज्या पर निर्भर करता है। और जो मौत का कुआं होता है, कक्षीय वेग का ही उदाहरण है, आप लोग को बताए हैं। ये देखिए, अभी आप लोग को भी बताए थे कक्षीय वेग कैसे, मौत का कुआं कैसे काम करता है। और उपग्रह को क्या काम करता है, परिक्रमण, कुछ मतलब जब उपग्रह जब पृथ्वी से उपग्रह काम कर रही है तो उसको कुछ टाइम लगेगा, मतलब एक चक्कर में जितना उसको टाइम लगता है वह क्या करती है, परिक्रमण काल कहलाती है। एक चक्कर में जितना टाइम लगेगा वह क्या आएगा, परिक्रमण काल कहलाएगा। और परिक्रमण काल t बराबर आप लोग को क्या बताएं, 2π √r/g कोष्टक में 1 - h/r और 3/2। यह आपका क्या परिक्रमण काल का फार्मूला है। और परिक्रमण काल का मान रखेंगे तो परिक्रमण काल आपका आएगा 84 मिनट। मतलब पृथ्वी के अति निकट, मतलब पृथ्वी के ठीक यहाँ पर अगर आप चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर में लगाने में आपको 84 मिनट लगेगा। और उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जितना अधिक दूरी होगी उतनी अधिक उसको समय लगेगा। अभी आप लोग को अभी बताए। और पलायन वेग भी आप लोग को बता दिए हैं, v बराबर √2g r। वह न्यूनतम वेग, आप पृथ्वी की कक्षा छोड़कर बाहर चले गए, मतलब आप पलायन कर गए, वो आपका क्या है, पलायन वेग है। और पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, वी बराबर √2g r, कैपिटल R। तो आप अभी मान रखेंगे तो यहाँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होगा। और आप लोग को क्या बताएं कि यह पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर और दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और जितनी बड़ी आपकी त्रिज्या होगी उतना आपका अधिक, ग्रह की जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना ही अधिक उसमें पलायन वेग उसको चाहिए। और चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होगा, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड और पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अभी आपको हम संबंध बताएं पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। जो पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अगर आप 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से आप चक्कर काट रहे हैं, आपको √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो आप क्या कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। मतलब पृथ्वी की कक्षा से निकल जाएंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र से आप दूर चले गए तो आप वो क्या है, पलायन वेग है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास बढ़िया लग रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट में, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।